चेन वाला। फिर उसके जो थैंक यू समीर। अनड्यू रिलेशंस के बारे में बात हुई, फिर जैसे कि डॉक्टर पेशेंट्स है, बेटा है, बाप बेटा है, बेटी है, माँ है, इनके रिलेशंस के बारे में बात हुई। ये सब कुछ चीज इतनी समझा मैं, अभी इसके आगे और कुछ रहा होगा तो आप मेरे को चलिए बता अभी तक एक बार मैं और दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैसे प्रपोजल, पहले प्रपोजल आता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, वही एक्सेप्टेंस जब हो जाती है उसके बाद उसको प्रॉमिस बोलते हैं। प्रॉमिस के बाद जब कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। वही एग्रीमेंट जब सेक्शन 10 के एलिमेंट्स को फुलफिल करता है वही एग्रीमेंट आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं। हमने आगे देखा फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट में सभी लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। जूस इन पर्सोनम की हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, रादर देन जूस इन रैम। फिर हमने सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हमने देखे थे कि दो पार्टीज आपस में होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दो या दो से ज्यादा पार्टीज, वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट उनका होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए उन पार्टीज की, और जो भी एग्रीमेंट हम कर रहे हैं वो लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, एज वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। तो दो तरीके के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मतलब अगर हम तीन तरीके के होते हैं वैसे, एक वॉइड, वॉइडेबल और एक वैलिड एग्रीमेंट। तो अभी तक जो हमने पढ़े वो सब वैलिड एग्रीमेंट्स थे। वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स होंगे? वैसे एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट इज वन which is destitute of all legal effect. It means it cannot be enforced and they do not confer any rights on either party. इसका मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो ना तो लॉ के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं और ना ही कोई भी राइट्स दूसरे वाली पार्टी पे, किसी भी पार्टी पे कन्फर किए जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, एज मतलब अ, किसी का मर्डर करने का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो है वॉइड माना जाए कि इसका जितने भी लीगल इफेक्ट हैं वो सब हटेंगे और एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, और जो मतलब किसी भी पार्टी के पास राइट नहीं होगा। समझ रहे हैं? अनलॉ में है हेलो, ना एम सर आई वो। ऑडियो? दूसरा यस होता है सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी के पास, दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और किसी भी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा दे। किसी भी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि उस चीज को वो कॉन्ट्रैक्ट करा दे, उस चीज को वो वॉइड करा दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो सर, एक बार फिर से बताइए। ठीक। वाइड एबल नहीं वॉइडेबल समझ में एग्रीमेंट आया। कौन तो वॉइडेबल एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट होते हैं? वह एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी के पास, दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, यस ठीक है? सर। हाँ, किसी भी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा दे। ठीक है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में एक दूसरे के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक वैलिड चलता हुआ आ रहा है, लेकिन एक कुछ ऐसा हुआ कि दूसरी वाली पार्टी जो है वो उसको वॉइड कराना चाहती है, तो वो जब तक उसको वॉइड कराएगी तब तक वो वॉइडेबल कराएगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अभी तक, मतलब ऐसे स्टार्टिंग में वैलिड होते हैं और आगे चल करके वॉइड बन जाते हैं, उसको हम वॉइडेबल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। और इसको समझने के लिए जो हम ऐसा दे सकते हैं कि हम पार्टनरशिप में कोई कंपनी ओपन की और बाद में कुछ मतलब हिसाब से जो तालमेल बैलेंस शीट नहीं मिली या तो कुछ भी झगड़े हो गए तो हम अलग होते हैं, फिर उसको वाइडेबल कहोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसके। So yesterday you रुक। gave example, no? हाँ, चल। तो कंसेंट हम रहे थे पर ना, इसको समझने से पहले हम कुछ चीज समझ लेते हैं, जैसे कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो कल हो गया था। हाँ, किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, है ना? तो इसकी फ्री कंसेंट कब हो सकती है, वो कंसेंट कब फ्री मानी जाएगी? तो पहला, कि जब वो कोर्सन ना हो के ऊपर, मतलब दोनों पार्टी किसी भी पार्टी के ऊपर कोर्सन ना हो।
ठीक है। कोर्जन का मतलब होता है किसी को डरा धमका करके हम जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा रहे हो, उसको हम कोर्जन बोलते हैं। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो हमने कल देखा था कि कोई भी मतलब एक दूसरे के आपस में रिलेशन हो और एक पर्सन उस दूसरे के लिए डोमिनेटिंग पोजीशन पर हो और उस पोजीशन का यूज करते हुए वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा हो, उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तीसरा होता है फ्रॉड करके हम किसी से जो है मतलब दूसरी वाली पार्टी को धोखा दे करके हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, मतलब गलत तरीके से हम उसको जो है प्रॉमिस करते हैं, तब हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। समझ रहे हैं? हेलो, यस सर। हाँ, Yes, एम आई ऑडिबल? सर यस सर सर एक क्वेश्चन था इसी रिगार्डिंग पे, अगर कोई एक मिनट मतलब एक मिनट, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। ओके सर ठीक है, ओके सर तो फ्रॉड फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है हम किसी को कुछ और दिखा करके हम जो है मान लो कुछ चीज हम मतलब सेल करना चाहते हैं, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसको हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और जो है मैं इसको जो है सेल कर रहा हूँ, तो वो हो गया मिस but रिप्रेजेंटेशन। sir, fraud और एक मिनट sir difference कंप्लीट क्या हो होगा जाने दोनों में? दीजिए। किसमें? तो और fraud और पांचवा होता है misrepresentation. मिस्टेक। तो 5 ही एलिमेंट है, पहला कोर्जन होता है, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, फोर्थ वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ वन इज अ मिस्टेक। तो जो स्टार्टिंग के 4 है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इनको करके कभी भी अगर कंसेंट हमारी ली जाती है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनसे बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टेक से बनता है उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वॉइड। व्हाइट अब क्यों कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बोलते हैं उनको और क्यों वॉइड बोलते हैं? हाँ बोलिए। योगेश जी द बोलिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्कवरेबल टू बी वॉइड होगा ना, जैसे नॉट एसेंशियली लायबल टू पेनल्टी, जिसकी मतलब नेसेसरली वो लायबल नहीं होगा पेनल्टी के लिए। नहीं नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो। जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया माइनर के साथ, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाएगा आपका। क्या माना जाएगा? क्योंकि देखो सेक्शन 10 की जो एलिमेंट वॉइड उसमें क्या है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी उसकी है नहीं, माइनर है, वो 16 साल का बच्चा है जिसके साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। वहां वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। वॉइडेबल क्या होगा? वॉइडेबल होगा किसने आपको, जैसे इंडिविजुअल था, कल इंडिविजुअल मतलब आपके फादर आपसे प्रॉपर्टी जो है लेते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं आपसे, आपकी मतलब आप मेजर हैं, आप जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी थी वो आपके फादर ने अपने नाम पे करा दी अंडर इन्फ्लुएंस के चलते हुए। अब ये आपके पास ये एक ऑप्शन है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपके पास ये ऑप्शन है आगे चल करके, जब वो इन्फ्लुएंस आपसे हट गया उसके बाद में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस केस फाइल करें और अंडर इन्फ्लुएंस का अपना मतलब कंटेंशन दें, और उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ड्यूरिंग द इंडियन इन्फ्लुएंस, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा दें आगे चल करके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर वॉइड हो जाएगा। लेकिन अभी वैलिड था, उसको वॉइड नहीं किया है, तो आपका ऑप्शन है। बाद में मान लो आपका मन बदल गया, आप कहते हैं कि नहीं फादर है, चलो कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वैलिड चलता हुआ चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर यस सर। आया वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस क्या है? वॉइड स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा, मतलब अंडर वॉइड माइनस के स्टार्टिंग से साथ ही अगर वॉइड होता यस, और जो वॉइडेबल होगा उसमें अगर कोई एक कंसेंट नहीं देता है तो मतलब है। एक पार्टी अगर डिजायर कर रही है और दूसरी पार्टी अगर नहीं डिजायर कर रही है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, आएगा। लेकिन वही उसी पार्टी के पास ऑप्शन होता है जो सफर करता है। जैसे इसमें आपके पास फिफ्टी ये फिफ्टी ऑप्शन रहता था है ना कि हाँ, नहीं नहीं, आपके सर? पास ये ऑप्शन था कि आप जो है उसको वॉइड करा दें, आपके फादर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो उसको वॉइड करा दें, ओके क्योंकि सर ठीक है। है ना, क्योंकि ये तो आपके पास ऑप्शन जाएगा ना, क्योंकि आपने सफर किया था ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले जब भी कोर्जन होगा, कोर्जन मतलब आपको डरा के धमका के, है ना, इस तरीके से आपको जो है वो उन्होंने थ्रेटिंग कर रहे हैं बार बार,
आपको डिटेन कर लिया, किसी अनलॉफुल डिटेन कर लिया, आपको लिया करके एक कमरे में बंद कर दिया उन्होंने, है ना, और तब साइन करने को आपको मजबूर कर दिया कि आप साइन करें, उसमें साइन कर तो आप करेक्ट हो जाओ। उसके आपकी आवाज बाद कट जब रही आप है। मतलब फ्री, जब आप एकदम फ्री हो जाते उसके बाद आप जाके आपकी क्लेम आवाज हट रही है भाई। और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप सर आपकी वॉइड करा वॉइस देते क्लियर हैं। नहीं है। सर की हेलो, वॉइस सर आपकी वॉइस बीच बीच में ना फ्लक्चुएट हो रही है। अच्छा, तो नेटवर्क से, नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है। अब आपको आ रही है आवाज? हाँ हेलो, सर। यस सर। हाँ सर, आ रही है। ठीक। कोर्जन आपको क्या होता है? जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम कोर्जन बोलते हैं। नहीं समझाया सर। आ गया? वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हमारे हो रही एंड है पे सर, शायद। आवाज क्लियर नहीं है। सही के बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ सर, बहुत ज्यादा एक कट मिनट। खत्म ही हो गई। सर दोबारा ज्वाइन करें 5 मिनट में। हाँ ये सही है, ऐसे कर लो। हेलो, अभी ठीक आ रही है? यस हाँ सर। सर, अभी तो कोर्जन क्लियर हो गया? यस सर। सर दिन नो सर, नो, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर क्लियर नहीं हुआ, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। कोर्जन क्या होता है? कोर्जन में जब आप जी आपकी वॉइस क्लियर है सर, अभी अभी करिए आप। कोर्जन, अब उस बीच में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको जो है वॉइड करा दें, क्योंकि ये वॉइडेबल है। क्योंकि जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए, आप आप जो है अनलॉफुल डिटेंशन में थे, आपके ऊपर कोर्जन क्रिएट किया जा रहा था। तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको बाद में चलकर, क्योंकि आपकी जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, आपने दबाव में आकर के वो कंसेंट दी है, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको आगे चल करके वॉइड करा दें। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट वन इज फ्रॉड। देखो फ्रॉड में क्या होता है, अ, बताया ना आपने, जैसा कि दूसरी पार्टी को धोखा देके। तो जैसे एक ऑप्शन हो रही है, उसमें आपको जो है एक हॉर्स है, मान लीजिए मयंक जी अपना हॉर्स बेचना चाहते हैं, उन्होंने ऑप्शन की, और वो जानते हैं कि जो उनके पास जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब थोड़ा पागल है। होते हैं ना, एनिमल्स भी होते हैं, ज्यादा मतलब मारने वाला है और बात नहीं सुनता है, मतलब इस तरीके का है। और जब ऑक्शन चल रही है, वो जानते हैं, जो मतलब मयंक जी हैं वो जानते हैं कि जो घोड़ा उनके पास है वो अनसाउंड माइंड का है। तब भी वो भूमिका जी से कहते हैं कि मेरा जो हॉर्स है वो एकदम बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर फ्रॉड नहीं कर रहे, उसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा, ठीक है? हेलो, सर आपकी वॉइस क्लियर है। क्या मुझे बीच में से तुम लोग शांत हो जाते हो तो लगता है कि वॉइस नहीं आ रही है? नहीं, वो तो हम आपको लोग सुनते सुनते वैसे। सर आपने जो एग्जांपल दिया वो समझ नहीं आया मुझे। जो सिंपल सा एग्जांपल, जब आप अपनी कोई चीज किसी को सेल करते हैं, है ना, तो आपकी इंटेंशन ऐसी है कि सामने वाली पार्टी को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ फैक्ट्स को जो आपके पास नॉलेज है, जिस फैक्ट की आपको बताने चाहिए, आप उन फैक्ट्स को जो है रोक लेते हो अपने पास, बताते नहीं हो सामने वाले को, और उसको बिलीव दिलाते हो कि ये जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है ना। तब वो जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके वो कोई भी चीज खरीदता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम फ्रॉड बोलते हैं।
समझ में आया? हाँ सर। यस सर। जो मिस रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंट, उसके वर्ड से क्लियर हो रहा है, मिस रिप्रेजेंट, आप किस चीज को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब जो चीज है वो वास्तव में उसको वो ना बता करके आप कुछ और उसको जो है बता रहे हो, उसको हम बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इन सब से ये जो चार थे, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक मिनट, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इन चारों से जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट जो हमेशा वॉइडेबल होता है। इट मींस इट इज ऑन द अदर पार्टी टू मेक इट वॉइड इन फ्यूचर। आपके लिए इतना ही जानने का है कि किस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और किस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो इन चारों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। सर बट जो कोएर्जन है ना, कोएर्जन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी पनिशमेंट है आईपीसी से रिलेटेड है, जो मतलब जैसे वो कोई एक्ट ऐसा कर रहा है जो कि आईपीसी से पनिशेबल है, तो वो कोएर्जन होगा। आईपीसी से रिलेटेड नहीं, आईपीसी से तो बहुत बड़ा हो गया। आईपीसी से रिलेटेड केवल कौन से, आप थ्रेटन कर रहे हैं किसी को, है ना, या फिर अनलॉफुल डिटेन आपको कर रहे हैं, आपने किसी को अनलॉफुल डिटेन कर रहे हैं, उसको अनलॉफुल डिटेंशन करने की धमकी दे रहे हैं आप, उसको ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी को भी अनलॉफुल डिटेन करने की आप मतलब धमकी दे रहे हैं उसको, तब भी वो कोर्जन कहलाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर इसमें एक और क्वेश्चन है, अगर कोई आपको जबरदस्ती, अगर आपने कोई पेपर साइन नहीं किया और आपको वो धमकी दे रहा है कि अगर आप पेपर साइन नहीं करते तो मैं आपको सुसाइड के लिए धमका रहा है, आपको सुसाइड करना पड़ेगा, या आपको आपकी है मतलब डेथ उसके लिए उकसा रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, कोएर्जन या कोएर्जन? वो भी कोर्जन में ही आएगा एक तरीके से, क्योंकि आपकी जो कंसेंट आपसे ले जा रही है वो आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि उस समय जो आप अपनी कंसेंट दोगे, दैट कंसेंट इज नॉट फ्री, है ना। आप किसी के प्रेशर में आकर के आप जो है थ्रेटन होकर के अब वो आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं। सर एक बार आप ना प्लीज, एक बार है ना, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रॉड और इसके बीच में, सर क्या नाम है, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, सर इसमें प्लीज थोड़ा सा डिफरेंस बता दो ताकि क्वेश्चन जब आए तो हम मतलब उसको सही से मार्क कर सके सर, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है दोनों में। फ्रॉड में जानबूझ के होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में जानबूझ के नहीं होता। ओके, मतलब इंटेंशन का फर्क फ्रॉड होता है। देखो, इसको आप पढ़ोगे तो फ्रॉड में ना आपकी इंटेंशन होती है किसी को डिसीव करने की, मतलब आप इंटेंशनली किसी को डिसीव करते हैं, जो आपकी दूसरी पार्टी है, कोई भी एजेंट जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको आप इंटेंशनली डिसीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। और लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको आपकी इंटेंशन नहीं होती किसी को जो है डिसीव करने की, लेकिन फिर भी वो काम होता है, उसको हम मिस मतलब इन दोनों रिप्रेजेंटेशन में बोलते हैं। इतना ही डिफरेंस है ना सर दोनों में इंटेंशन का? हाँ, इतना। बाकी आप ज्यादा डिफरेंस जानने के लिए आप आगे पढ़ेंगे इसको, आपके एंट्रेंस लेवल पे इतना ही डिफरेंस है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है मिस्टेक। मिस्टेक किसी भी पार्टी से हो सकती है, ठीक है। आप जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई मिस्टेक आपसे हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते समय, मतलब बाय मिस्टेक अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है हमेशा, स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से वॉइड एब इनिशियो होता है। सर मिस्टेक में दोनों पार्टीज होती है ना, मतलब बायलेटरल, तब वो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मिस्टेक होती दोनों पार्टीज की तरफ। सर इसका एक एग्जांपल दे दो। इसका एग्जांपल देखो इस तरीके से, जैसे आप ना घोड़े का एग्जांपल लेते हैं, चलो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में घोड़े ज्यादा काम आते हैं। आपने किसने क्वेश्चन पूछा था? दीपांश जी ने। यस सर। हाँ दीपांश जी, आप जो है स्प्रीत जी को अपना, आप एक प्लेस पर हैं, आप मान लो दिल्ली में आए हैं दोनों, लेकिन आप रहने वाले यूपी के हैं। आपने क्या किया, आपने दीपांश जी से आप मिले, आपने कहा आपके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं आपको जो है वो घोड़ा दे दूंगा, ठीक है। स्प्रीत जी ने कहा, मतलब आपने जो ऑफर दिया, उनको प्रपोजल दिया, स्प्रीत जी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो एक प्रॉमिस हो गया, है ना। उसके बाद में आपने कहा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में हो गया कि मैं आपको घोड़ा अपना सेल कर दूंगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपका घोड़ा जो है उस समय पर
डेथ हो गया है, मतलब उसकी डेथ हो गई है घोड़े की, तो बाय मिस्टेक आपने उनको उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसकी जानकारी ना तो आपको है और ना ही स्प्रीत जी को है। बाद में आपकी बाद में आकर के आपको पता चला कि जिस चीज का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको मुझे सेल करना था, वो तो है ही नहीं, वो तो डेथ कर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो बाय मिस्टेक आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, इसलिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। सर इसमें मेरे को एक डाउट था। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा और कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, तो ये पता होना चाहिए एकदम क्लैरिटी के साथ। हाँ बोलिए राहुल जी। सर जैसे कि आपने घोड़े वाला कॉन्ट्रैक्ट बताया, इन केस होता है बाई मिस्टेक, ठीक है, दोनों कंसेंट पर्सन और अदर पर्सन अलग अलग जगह पे हो और नॉलेज ना हो कि घोड़ा मर गया और उस समय अमाउंट का जो है हेर फेर हो गया वो आपस में, देन इन केस और अगला, हाँ हाँ ऐसा हाँ, कुछ वो हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट वो पैसा मिल जाता है, वो पैसा मिल जाता है जब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम आगे बढ़ते हैं, तो वो पैसा उसको जो है मिल जाता है। क्वेश्चन था ना आपका राहुल जी? जी 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 जी। हाँ, वो बाद में कंसिडरेशन जो भी उस समय पे किया गया था वो सब रिटर्न हो जाता है। मतलब अगले को करना पड़ता है रिटर्न ना चाहे। हाँ हाँ हाँ। चलिए, हमने देख लिया कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, कौन से वॉइडेबल होते हैं। अब हम देखते हैं कंसिडरेशन की, हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, तो कंसिडरेशन देखते हैं। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन डिफाइन है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कंसिडरेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो कंसिडरेशन को हम देखें तो कंसिडरेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कंसिडरेशन नॉर्मल क्या होता है, सिंपल सा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसे कोई भी पैसा जब आप कोई भी एक्सचेंज जब आप करते हैं, पैसे का ही नहीं, कोई भी एक्सचेंज जब आप करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। जैसे आपने कोई पेन आप खरीदने गए, तो पेन के बदले में आपने पैसे दिए, आपने 10 रुपए का पेन लिया, तो आपने 10 रुपीज पे किए उसको, तो वही कंसिडरेशन होती है। तो कंसिडरेशन सिंपल सा यही है कि जो भी एक्सचेंज आप करते हैं उसी को हम कंसिडरेशन बोलते हैं, मतलब जिसके बदले में आप कोई चीज लेते हैं। तो कंसिडरेशन क्लियर हुआ नॉर्मल टर्म्स में कंसिडरेशन क्या होता है? यस सर। कब है रक्षाबंधन? चंचल जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। कंसिडरेशन सेक्शन 2D में डिफाइन है। कंसिडरेशन क्या है? When at the desire of the promiser, यानी कि प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है, जो प्रॉमिस करे। हेलो चंचल जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। सर आप अपने एंड से म्यूट कर दीजिए। कुछ ना सर आप अपने उससे कर दीजिए सर। सुबह 3 बजे कह रही होगी। चंचल अपना माइक ऑफ कर लो। उनको माइक ऑफ हो गया। मीम्स बन जाएगी भाई। रक्षाबंधन चलिए कंसिडरेशन करते हैं हम। कंसिडरेशन जो होता है वो प्रोमिसर के डिजायर होता है। प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है। ये आपकी वॉइस सर प्लीज नेटवर्क एरिया में आ जाइए सर, फिर से बहुत ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। नेटवर्क की इशू है, मैं नहीं जाऊंगा, नेटवर्क रहेगा। गई आवाज गई। बिल्कुल ही गई सर। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। तो सर आप मीटिंग लेफ्ट करके रिजॉइन कर लीजिए। हाँ मीटिंग लेफ्ट कर दो सर, आप कल पढ़ाना। कोई सर का मोबाइल रिचार्ज कर दो भाई। सर कल भी नहीं, आज ही पढ़ाना। जिसे जिसे लेफ्ट करना है वो खुद लेफ्ट कर ले। अच्छे से पढ़ा रहे यार, सुन लो भाई। सर सुन कर रहे हैं भाई। क्या भाई सही सर बात तो चले गए। क्या बात कह दी भाई। नेटवर्क नहीं है, हो ही नहीं पाएगा अपना।
हेलो हेलो यस सर माइक ऑफ आ है। रही है। यस सर। आ गई सर, आ गई सर। कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन समझ में आया अभी जो कंसिडरेशन का जो आइडिया लगा? यस सर। तो कंसिडरेशन के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए, मतलब जो प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है उस डिजायर पे होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए या फिर किसी और पर्सन के द्वारा होना चाहिए कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। यानी कि ये कंसिडरेशन ये के लिए तीन आप सेक्शन क्या बताए थे? 2D सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 2D। हाँ, अच्छा केवल क्लैरिटी के लिए है। नहीं, ठीक है। तो इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट है। पहला, कंसिडरेशन हमेशा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। प्रोमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी डिजायर की कितना वो चाह रहा है आपसे, कितना पैसा वो चाह रहा है, जो भी चीज आपसे चाह रहा है तो उसकी डिजायर पे होना चाहिए। दूसरा, प्रोमिसी जो देगा, है ना, जिसने प्रपोजल दिया था उस वो उसके द्वारा दिया जाना चाहिए प्रोमिसर को, या उसके द्वारा या किसी उस मतलब किसी और के द्वारा, अदर पर्सन के द्वारा भी दिया सकता है। और वो कंसिडरेशन कभी आपने पास्ट में भी दिया हो या प्रेजेंट में दिया हो या फ्यूचर में दिया हो, आप कभी भी दे सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना एक में, जिसमें आप एक तो एंड टू एंड आप पैसा देते हैं, है ना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें आप मतलब प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी का हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो गई लेकिन पैसा आप बाद में दे रहे हैं, तो फ्यूचर हो गया। पास्ट, आपने पास्ट में कभी उसके लिए सर्विस दी हो, उसके बदले में आप कोई चीज ले रहे हैं, तो ये हो गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, समझ में आया? हाँ। कंसिडरेशन यही यही था कंसिडरेशन। यही प्रॉमिस, जब प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाता है वही एग्रीमेंट बन जाता है। आपका एक टॉपिक बचता है कंसिडरेशन कि कौन सर कौन सी हाँ हेलो। प्लीज आइए, आप कंसल्टेशंस के 4 एलिमेंट्स फिर से बता दीजिए प्लीज। तीन तीन मेन इंपॉर्टेंट है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और कंसिडरेशन इट मे बी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक। ओके सर। और ये कोई भी एक्ट भी हो सकता है, आपने कभी एक्ट किया हो किसी के लिए, है ना, सर्विस दी हो आपने, कोई भी प्रॉमिस भी हो सकती है, कोई भी आपने मतलब ऐसा कोई प्रॉमिस किया हो, प्रॉमिस करते हैं ना, मैं आपको जो है इतना पैसा बाद में दे दूंगा, आपने प्रॉमिस कर दिया दूसरे के लिए, तो वो भी एक कंसिडरेशन ही होती है। ठीक है। तो अब कौन से कंसिडरेशन और कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 10 में, वो लॉफुल हो सकते हैं, कब वो लॉफुल होंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कंसिडरेशन और कोई भी ऑब्जेक्ट वो तभी लॉफुल होगा जब किसी लॉ के द्वारा उसको फॉरबिड ना किया होगा, मतलब लॉ उसको ना रोकता हो, तभी वो कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूसली पूछता रहता है एलएलबी एंट्रेंस में। और दूसरा मतलब पहला ये है कि वो लॉ के द्वारा फॉरबिड ना हो कभी भी, मतलब लॉ के द्वारा ना रोका जा रहा हो। दूसरा, जो लॉ के प्रोविजंस हैं उसको कभी डिफीट ना कर रहा हो, मतलब जो भी लॉ है कि हम किसी को सताएंगे नहीं, थ्रेट नहीं करेंगे, है ना, थ्रेट करके हो रहा है तो वो हमेशा लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो इट वुड नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। दूसरा, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, जो कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं, मतलब जो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो तभी लॉफुल माना जाएगा जब वो फ्रॉडुलेंट नहीं होगा, है ना, फ्रॉड तरीके से हम वो चीज नहीं ले रहे हो। दूसरा, किसी दूसरे पर्सन को या दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई इंजरी उससे नहीं हो रही हो। मान लो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका ऑब्जेक्ट है कि हम जो है उसको जाकर के मारेंगे या उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो खराब करेंगे वहां पे जाकर के, है ना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, वो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट लास्ट वन आता है कि जो भी आपका कंसिडरेशन है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए। तो ये 5 इसके पैरामीटर्स हैं जिसपे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होगा। अगर ये पांचों पैरामीटर नहीं हो तब, जैसे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि इट शुड नॉट बी अ फॉरबिडन बाय लॉ, इट वुड नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, it should not imply any injury to the person or the property of another. Last one is it should not be immoral or opposed to any public policy. Are you getting my point? यस Yes, sir. Yes, सर। sir.
बस एक लास्ट आपका टॉपिक बचता है, वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सर एक मिनट सर, आप पब्लिक पॉलिसी जो आपने लास्ट पॉइंट बताया उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं? आप पब्लिक पॉलिसी देखो, इसको मोरालिटी से आप समझो। मोरालिटी मतलब कोई भी चीज आप गलत, मतलब चोरी चकारी वाले काम आप ना करें जा करके इस तरीके से, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें जो पब्लिक पॉलिसीज को हर्ट करता हो या इमोरल हो वो काम। ठीक है, आप किसी को हरेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ये सब इमोरल में आते हैं और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ये सब। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सामने जो पुलिस वाला है या कोई पब्लिक अथॉरिटी है आप उसके काम करने से रोक रहे हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है। यस। नेक्स्ट आपका आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी को आइडिया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? सर जिनका इन फ्यूचर आप क्या नाम है उनको इन्फोर्सेबल करा सकते हैं। जो कि फिर फ्यूचर कंडीशन में होने या ना होने के जो होती है डिपेंड करती है सिचुएशन। एग्जैक्टली, है ना। विच दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर दोज एग्रीमेंट्स विच आर, देखो इसमें एग्रीमेंट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है। दोज एग्रीमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, फ्यूचर इवेंट पे जो बेस्ड हो, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आज बारिश हुई, है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आज अगर बारिश हुई तो मैं आपको पे करूंगा, नहीं होगी तो नहीं पे करूंगा। तो इस टाइप के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, है ना। जैसे आपस में एक दूसरे के बीच में ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इफ मैच हैपन ए विल पे, अदरवाइज वी विल पे। ठीक है, तो ये फ्यूचर हैपनिंग्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब अभी है नहीं, संभावना है कि अगर ऐसा होगा तो जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हाँ, सट्टा भी मतलब इसमें आएगा? नहीं सट्टा इसमें नहीं आता, वो वेजरिंग एग्रीमेंट में आता है। वेजरिंग एग्रीमेंट में, मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं। ये आप लिख लीजिए कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। और सर एक बात बताएं, जैसे हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से हम मतलब क्या नाम है उनसे कांटेक्ट करते हैं कि अगर इन फ्यूचर कभी भी कुछ मिसहैपनिंग इवेंट हुआ तो उसको हम इन्फोर्स कराएंगे, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वो आपका क्या नाम है ये होगा जैसे आप बता रहे हो कि वो एग्रीमेंट होता है? वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है एक तरीके का, क्योंकि आपकी अगर डेथ होती है तभी आपको जो है दिया था। वो एक अलग पर्सपेक्टिव, वाइडर पर्सपेक्टिव है, वो आपके मतलब अभी काम का नहीं है। सर कि सिर्फ जो कंटीजेंट है वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। हाँ, जो फ्यूचर हैपनिंग जो बेस्ड हो, फ्यूचर हैपनिंग्स पर बेस्ड हो, फ्यूचर हैपनिंग्स पर जो बेस्ड हो उसको हम कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स बोलते हैं। तो कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है इसमें कि इसमें नहीं, अगर कोई जैसे टाइम ड्यूरेशन नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स ने बोला कि तुम एक साल के अंदर अगर तुम स्मोकिंग छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये कंटिंजेंट एग्रीमेंट के अंदर नहीं आएगा? नो, तो ये तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है ना। ये ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो होगा। एग्रीमेंट हो जैसे बारिश होगी, आज अगर बारिश हुई तो मैं आपको जो है वो ये सब करूंगा। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। जहाँ नेचुरल फॉल्स इन वो ऐसा कुछ केस इसके साथ में, हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो रिया जी ने एग्जांपल दिया वो भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, क्योंकि आप वो, लेकिन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब जो रिया जी ने एग्जांपल दी। सर रिया ने एग्जांपल दिया है बट वो कैसे नहीं है सर कंटीजेंट? जैसे उन्होंने तो फ्यूचर का हैप्पी इवेंट के बारे में बताया ना सर। ये कंडीशन है उनकी, ये कंडीशन है कि जब वो अप्लाई करेंगे उसको तब होगा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आपको मतलब सर्टेनिटी नहीं पता आपको क्या हो सकता है, बारिश आपको नहीं पता कि जैसे होगी या नहीं टीम इंडिया होगी। अगर मैच जीतेगी तो मैं 1000 रुपए दूंगा। हाँ, तो आपको नहीं पता कि टीम इंडिया मैच जीतेगी या तो नहीं जीतेगी, सर्टेन नहीं है। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। पार्टी सर बट ये तो कंटीजेंट हुआ ना। हाँ, नहीं होंगी। इसमें क्या है कि जो इन्होंने एग्जांपल दिया उसमें ये इन्वॉल्व है कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो मुझे मिलेगा, तो एक पार्टी है और वो ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये दूसरा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक और पार्ट है, अगर जो आप मतलब जैसे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो जाता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होगा। नहीं तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड होते हैं, केवल एक केस में वो वॉइड हो जाएंगे, कब? कि जब जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब वो हो ही ना पाए। वो कैसे इम्पॉसिबल हो जाएगा? जैसे कोई एग्जांपल देता है इसका, देना चाहे कोई एग्जांपल, कब एक एग्रीमेंट जो है वो इम्पॉसिबल यस हो सर, सकता है? जैसे सर कभी किसी के साथ कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि मेरे घर में अगर फायर मतलब क्या नाम है आग वगैरह लग गई तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। अब कुछ ऐसा नेचुरल इवेंट होता है कि उसके घर पे मतलब कुछ भी नेचुरल ऐसा होता है कि एक्ट ऑफ गॉड होता है और उससे उनके घर में कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो ये उसमें आ सकता है कि ये नॉन हैपनिंग हो गया, तो मतलब ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया ना सर, वो एक्सेप्शन ले सकते हैं नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इवेंट तो हो गया ना, ये इवेंट तो हो गया। सर फॉर एग्जांपल एक कॉन्सर्ट है, उसकी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है और जिसको कॉन्सर्ट मतलब जो सिंगर है उसकी डेथ हो गई, तो वहां पे हाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा। एग्जैक्टली, उसकी जब वो करने वाला ही जिसकी था वही डेथ हो गई, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, है ना? तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, वहां पर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो जैसे आपने बोला कि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं, बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी तो एक तरीके की कंडीशन ही है। फॉर एग्जांपल आपने बोला बारिश होगी या नहीं होगी, तो बारिश पे मतलब डिपेंड तो है, कंडीशन तो हो गई ना कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो वैसे ही तो जो रिया ने एग्जांपल दिया हाँ, था उसको बोल कि सकते हैं कि स्मोकिंग कंडीशन है छोड़ूंगी वो एक। या नहीं होगी, तो सर ये तो दोनों मतलब फिर ये तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। तो इसका जो मेन है वो यही है कि आपकी फ्यूचर इवेंट पे, मतलब जो भी हैपनिंग है वो फ्यूचर इवेंट में होगी, आप टोटली उस पर बेस्ड हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, मतलब दो ही चांस है, या तो होगा या नहीं हो पाएगा वो, है ना? आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है उसमें। समझ रहे हैं आप? नहीं सर ये क्लियर नहीं हुआ। हमारे हाथ में नहीं होगा वो, जैसे यहाँ पर रिया के हाथ में है, वो कंट्रोल कर सकती है कि वो रोकेगी या नहीं। ओके ओके ओके, गॉट इट। उसमें इवेंट हो भी सकता है, इसमें इवेंट नहीं भी हो सकता है, वो वही जैसे सर एग्रीमेंट इंश्योरेंस कंटिजेंट। कंपनी का कंफर्म होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो हम आपको देंगे ही देंगे, तो मतलब वो हाँ हाँ हाँ, है ना सर। नहीं नहीं, आप अगर आपकी उसमें आपकी तबीयत खराब होगी, उनको क्या पता तबीयत खराब हो, कोई किसी किसी की नहीं भी होती है। और तबीयत कहीं को, जैसे उसमें एक्सीडेंटल क्लेम हो, आपको तो नहीं पता किसी की डेथ एक्सीडेंट से होगी, जी, वो है ना? डेथ कंटीजेंट तो होगा। होगी सबको पता है, नहीं वो डेथ होगी सबको पता है, लेकिन किससे होगी? एक्सीडेंट से होगी या नेचुरल कॉज से होगी, है ना? या हार्ट अटैक से हो जाएगी, किससे हो जाएगी? हेल्थ इश्यूज से होगी, वो नहीं पता उनको। ठीक है समझ रहे हैं सर, स्प्रीत जी? अभी भी हल्की हल्की सर है कंफ्यूजन, लेकिन धीरे धीरे जब इसको पढ़ोगे ना तो थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा। सर एक बार आप ये वाला जो आपने नया बताया कंडीशनल और कंटिंजेंट, ये दो एक बार शुरू से फिर से बता दो, कंडीशनल शायद आपके तब क्लियर सिलेबस हो में जाए। नहीं है, आपके सिलेबस में ना कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट एग्रीमेंट, तो आप इस पे फोकस करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसी के साथ में आपका सिलेबस जो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो खत्म हो जाता है, अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, जितना था इतना आएगा, जितना आपका सिलेबस है पूरा हो गई है। आपको इसके सर रिगार्डिंग कोई भी सर डाउट हो आप आप इसके नोट प्रोवाइड कराएंगे। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट नोट्स। करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ अगर वो तो टेक्निकल टीम तो देंगी, जब देंगी बहुत बहुत अच्छी चीज है, बट मैं चाहूंगा कि आप हाँ, खुद मतलब दो चार घंटे निकाल के हम सब स्टूडेंट को हाथ अपने हैंड राइटिंग से निकाल के देते हुए तो बहुत अच्छा होगा। चले मैं कोशिश करता हूँ, समीर थैंक यू जी, मैं सो मच कोशिश सर। करता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर, ये टेक्निकल बाकी टीम की जब आएगा तब, क्योंकि अभी आप खुद से मतलब कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, रिक्वेस्ट है सर। चलिए मैं देखता हूँ, अभी ना टाइम जैसे रहेगा वैसे। सर ये वाला क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लाएगा? जैसे टाइम होगा ना मैं उस हिसाब से देखूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है? कौन सा? चलिए, बाकी आपकी स्टडी सही चल रही है, बाकी सब हाँ क्लास सर। वगैरह यस सर, यस सर, सब टाइमली शेड्यूल हो रही है सब? यस सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच सर, और इतना ट्राई करना सर। धन्यवाद सर। रिया जी आप समीर आपने इमोशनली सर को एग्रीमेंट में लेके आए। चलिए, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है, मैंने फोर्सेबल नहीं किया। नहीं तो बाय द वे ये वाली सिचुएशन में कौन सा एग्रीमेंट होगा? तो ये वाला ही होगा जो नहीं क्या मतलब इमोशनली जो हम कहेंगे अनड्यू होगा ना ये तो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया है समीर ने यहाँ पूरी तरह से। लॉ सीखते हैं। ये इसके लिए सॉरी जाते पर अपना ही भलाई है उसमें। रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे वो सही है, लेकिन यहाँ पर उसने मतलब कंसेप्ट भी हम समझ सकते हैं डेली लाइफ से। सर ने जैसे कल एग्जांपल में बताया कि लॉ क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, डेली लाइफ की चीजें हैं, तो इससे